वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग देख रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था के लिए लिस्टिंग, ठीक है, जो कि आपकी पीसीएस की परीक्षा है, साथ में आपकी आरओ की परीक्षा भी 2025 में होगी। इसके अलावा आपका जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, राजस्थान पीसीएस है, साथ ही साथ एमपी पीसीएस है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हम देख रहे थे संविधान के अनुच्छेद, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 का, जिसमें मूल कर्तव्य, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स है, नागरिकता है, भारत एवं उसके संघ, ये सारे हमने देखे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को चलिए कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 51 का जो कि मूल कर्तव्य है, उसके बाद आता है अनुच्छेद जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब देखिए, अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है और अनुच्छेद 55 में है कि भारत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी रीति कैसी होगी, ठीक। फिर अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो भी अर्हताएं हैं। फिर राष्ट्रपति के लिए पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग हर एग्जाम में आप PYQ उठा के देख लीजिए, पूछा गया है। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय का नियम और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचक व्यक्ति की पदावधि। ये सारी जो आर्टिकल हैं 52 से लेकर के 62 तक, ये भारत के राष्ट्रपति से भी इनसे संबंधित हैं। इन सभी 10 आर्टिकल के अलावा, यानी 52 से लेकर के 61 के अलावा कुछ और अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं, जिसमें अनुच्छेद 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 111, 112, 123 और 143, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बस बताने का मतलब ये है कि सिर्फ ये 10 आर्टिकल नहीं हैं, संविधान के कुछ और भाग में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्रम में देखते जा रहे हैं। तो हमने 62 तक देखा। अब 63 से शुरू होगा उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 63 में दिया गया भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और ये बताया गया आर्टिकल 64 में। 65 में बताया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या फिर उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या फिर उसके कृत्यों का निर्वहन, यानी राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसका कार्यभार जो है या फिर उसका पद जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेगा। ये बताया गया आर्टिकल 65 में। 66 में इनका निर्वाचन है, 67 में इसकी पदावधि है, 68 में सेम वही चीज़ जो कि अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के संदर्भ में थी। अनुच्छेद 68 में बोला गया उपराष्ट्रपति के बारे में कि इनके पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय या फिर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फिर 69 में है इनका शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में दिया गया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशंकित विषय, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक। अब अनुच्छेद 72 देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित होगा। फिर
तो इसमें देखिए 72 में बताया गया कि क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो भी राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, क्षमादान वगैरह, तो ये सब कुछ दिया गया है आर्टिकल 72 में। 73 में बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, अगला इम्पॉर्टेंट आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये दिया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। ठीक, जिसमें आर्टिकल जो 74 है ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। 75 में दिया गया मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 76 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो कुल मिला जुला के जो आर्टिकल 74 है मंत्रिपरिषद वाला, 75 मंत्रियों के बारे में, 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और 88 एक आर्टिकल है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल हैं पाँचों ये प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है संसद से संबंधित अनुच्छेद। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। 79 में है संसद का गठन। फिर राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है और वहीं लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। फिर प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 83 में बोला गया है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद का जो सत्र है, सत्रावसान है और विघटन है उसके बारे में। 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 86 याद रखिएगा, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। 87 भी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ये जो आर्टिकल है, ये जो हमने पहले बताया था, प्रधानमंत्री से संबंधित है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 में। फिर आता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। यह अनुच्छेद 89 में दिया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद कर्तव्यों का पालन करना, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं सभापति और उपसभापति के बारे में राज्यसभा के। फिर 92 में दिया गया कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर आगे आता है, अब राज्यसभा पे चलते हैं। अनुच्छेद 93 से आ गया लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर वही चीज़ें राज्यसभा की तरह 94 में दिया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या फिर पद से हटाया जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन न होना। फिर 97 में है सभापति या उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो भी सभापति अध्यक्ष वगैरह इन लोगों के वेतन और भत्ते। 98 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया था, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। फिर सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञान 99 में। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदन के कार्यों की शक्ति और गणपूर्ति। फिर 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में सदस्य के लिए निर्भरताएं। 103 में सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 में बोला गया अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति। ठीक है, बेसिकली बैठने मत देने की शक्ति 104 में। 105 में जो भी संसद के सदन और सदस्यों की और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार इत्यादि। संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते 106 में हैं। 107 में दिया गया किसी विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में, ये इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 107। संयुक्त बैठक की बात आए तो यह आर्टिकल 108 है।
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है और धन विधेयक की परिभाषा याद रखिएगा 110 में है। विधेयक पर अनुमति 111 में। वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, ये आर्टिकल 112 में है। ठीक है, विधेयकों के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे आता है 113 जिसमें संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। विनियोग विधेयक ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आर्टिकल 114 है। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित अनुच्छेद 115 है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान जो है आर्टिकल 116 में है। 117 संबंधित है वित्त विधेयक से। 118 में प्रक्रिया के नियम हैं। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया इत्यादि का विधेय विनियमन है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 120 में है। फिर संसद में चर्चा पर निर्बंधन। फिर 122 आता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इम्पॉर्टेंट है ये, जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंदर में आती है। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, इसमें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की, प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, ये तो आपने देख लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की प्रक्रियाएं, विधेयक वगैरह से संबंधित जो भी आर्टिकल थे। महान्यायवादी आपने देख लिया, प्रधानमंत्री देख लिया। ठीक है, इसके बाद अब आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल 124 से शुरू होता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 124 में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक, 24 क में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आयोग के कार्य वगैरह 124 ख में है। संसद की कानून बनाने की शक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अनुच्छेद 124 ग में दी गई है। न्यायाधीशों के वेतन वगैरह 125 में। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 128 में उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का जो है इसको निरस्त कर दिया गया और इसमें दिया गया था कि केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार। ठीक है, जिसको हटा दिया गया है। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। 133 में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में इसकी आधिकारिकता। 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, 134 का है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता। याद रखिएगा, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता अगर पूछा जाए तो 135 है। फिर 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। ठीक है, 139 देखिए, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। फिर 139 में कुछ मामलों का अंतरण है। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां हैं। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आकारबद्ध होना। फिर 142 डिक्रियों से संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण, इन सब के बारे में आदेश है। 143 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दिया गया उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 144 में सिविल और न्यायालयिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 को निरस्त किया गया, जो कि नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 145 में न्यायालय के नियम हैं। 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक और एवं तथा व्यय। 147 में निर्वाचन है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगला, ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनसे संबंधित आर्टिकल है 148, जिसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। 149 में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसका कर्तव्य और शक्तियां हैं। 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है और 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, आगे आप बढ़ते हैं हम लोग राज्यपाल की तरफ। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे राज्यपाल को। अब हम लोग राज्य पे आ गए, देख लिया हमने, कैग देख लिया, महान्यायवादी हो गया, जो भी आपने सेंट्रल की चीज़ें थी वो आपने देख ली, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह भी पढ़ लिया। अब आते हैं राज्य पर। सबसे पहले है राज्यपाल। 152 में बताई गई राज्य की परिभाषा, 153 में राज्यों के राज्यपाल। फिर आती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 में है, पदावधि 156 में, नियुक्ति के लिए अर्हताएँ 157 में, इस पद के लिए शर्तें 158 में, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 159 में, 160 में दिया गया है कुछ आकस्मिकताओं के लिए में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। फिर 158 में है इसकी क्षमा शक्ति, यानी कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण में राज्यपाल की शक्ति, जो कि आर्टिकल 161 है, याद रखिएगा। और 162 में है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, अब आते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता पर। ठीक है, वहाँ क्या था, सेंट्रल में महान्यायवादी था, राज्य में क्या है, महाधिवक्ता है। ठीक है, 163 जो है ये बोलता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। सेम बिल्कुल एज इट इज़, जैसा सेंट्रल है वैसा राज्य है, आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। और 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 में आता है राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य का सरकार के कार्य का संचालन है। 167 में जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य था, उसी तरह राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है आर्टिकल 167 में दिया गया है। ठीक, अब जैसे वहाँ पे संसद पढ़ा था, अब यहाँ देखना है हमको राज्य का विधानमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। 168 कहता है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। फिर 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। फिर 170 में है विधानसभाओं की संरचना, वहीं 171 में है विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि हो गई। 173 सदस्य के लिए अर्हता है। 174 में सत्र सत्रावसान और विघटन है। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार हो गए। फिर आता है 178, विधानसभा से शुरू करते हैं। जैसे पहले हमने राज्यसभा देखा था, फिर विधानसभा, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 178 में है। 179 यानी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर आते हैं विधान परिषद पर, जो कि 182 से है। 182 में दिया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के और सभापति उपसभापति के जो वेतन और भत्ते हैं ये आर्टिकल 186 में है। फिर अगला आता है इम्पॉर्टेंट, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय है आर्टिकल 187। सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञान 188 में है। सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्यों की शक्तिगढ़ पूर्ति जो है 189 में। स्थानों का रिक्त होना 190। 191 में सदस्यता के लिए निर्हताएँ। 192 में इसके लिए संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 जो है, जो अनुच्छेद 188 है यानी शपथ और प्रतिज्ञान वाला, इसके अधीन शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति।
फिर 194 की बात करें तो विधानमंडलों के सदनों की और उसके सदस्यों समितियों की शक्तियाँ हो गई, विशेषाधिकार इत्यादि हो गए। सदस्यों के वेतन भत्ते 195 में है। विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 196 में। 197 आता है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बधन, यानी 197 में धन विधेयक को छोड़ करके जितने अन्य विधेयक हैं इसमें विधान परिषद की शक्तियों का निर्बधन है। वहीं 198 संबंधित है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से, और धन विधेयक की परिभाषा जो है ये 199 में दी गई है। विधेयकों पर अनुमति ये 200 में है। विचार के लिए आरक्षित विधेयक 201 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में, राज्य वाला, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको राज्य बजट कहा जाता है वो 202 में है। प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया 203 में। विनियोग विधेयक जो है 204 में। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 205 में। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान 206 में है, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है 207 में। प्रक्रिया के नियम 208 में। राज्य के विधानसभा मंडल में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 209 में। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है 210 में, ठीक है। जो भाषा विधानमंडल में प्रयोग की जाती है इसके बारे में ये अनुच्छेद 210 में है। विधानमंडल में चर्च पर निबंधन 211। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों का जांच न किया जाना 212। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट 213, ठीक है। इसी तरह पहले आपने राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी, अब राज्यपाल की, ठीक। तो ये तो हो गया आपका विधानसभा, विधान परिषद, सीएम, गवर्नर और राज्यपाल, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय में 214 से लेकर के 232 तक है। तो इसमें देखिए 214 में बताया गया राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का गठन जो है ये 216 में दिया गया है। न्यायाधीश की नियुक्ति, पद की शर्तें 217। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध और उच्च न्यायालयों में उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना 218। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान 219 में है, ठीक है। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन ये 220 में है। इनका वेतन 221 में है, ठीक है। और एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण 222 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में आती है। 224 में अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 224 क में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता है। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में है। 226 क में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं है, जो कि हटा दिया गया, ठीक है। फिर 227 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 228 क में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, जो कि हटा दिए गए। 229 है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 में संघ राज्य क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार। 231 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 231 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 232 निरस्त कर दिया गया। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, फिर ये वीडियो यहाँ पे पॉज करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय देखिए 233 में बताया गया राज्य जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 क में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधि मान्यकरण। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण हो गया। 36 में निर्वचन है। 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ठीक है। इसमें देखिए
कुछ ये निरस्त है, लेकिन देख लीजिए कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, क्योंकि आर्टिकल 238 था कि राज्य के भाग 4 के प्रावधानों की पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना, जो कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, टोटल आपने 238 तक देख लिया। इसमें देख लीजिएगा काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबको एक बार तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया, लेकिन आपको भी पता है कि कुछ ही आर्टिकल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये देख लिया 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह हो गई। 231 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, सभी मतलब जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी शक्ति है 227 में दी गई है। रिट निकालने की शक्ति वगैरह हो गई। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें एक बार देखते जाइएगा, ज़रूर से देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वित्त विधेयक और ये आपका राज्य बजट वगैरह आर्टिकल 202 हो गया, धन विधेयक वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे विधानसभा विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल देख लीजिएगा, राज्यपाल के बारे में देख लीजिएगा। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो लगभग आप लोग पूरा ही देख जाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। फिर हम लोग ऊपर हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका इसमें संसद के बारे में। संसद में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे मैंने बता दिया था। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 78 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है। ठीक, इसके बाद सब मैंने बताया था राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये इतना हो गया आपका। ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। अब एक और वीडियो आएगा इसी पे, जितने आर्टिकल और बचे हुए हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग कवर करते जाएंगे। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।